आवाज आ रही है सबको? और इसकी कम हो गए हो कल कोई क्लास में टेस्ट हुआ था मॉडर्निटी कैसा लगा? अच्छा रिवीजन हो जाता सर तो अच्छा होता। उन्होंने सरप्राइज दिया है। किसने? सर ने। हम लोगों को नहीं पता सिर्फ कैसा सही हो ज़्यादा अच्छा इससे पता चलता है कि क्या कर रहे हो। जब बताया जाएगा तो तैयार करके ही आओ बेटा, ऐसे कितना तैयार होता है ये माने। हम लोग प्रोडक्ट है फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसमें? सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र क्या होता है ये देखा था। उसके बाद उत्सर्जन क्या होता है तो ये पढ़ा। उत्सर्जन क्या होता है बताओ। ऑब्जेक्ट या के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि उत्सर्जन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। उसमें 4 प्रकार के जीव थे, अमोनोटैलिक, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरियोटैलिक। इसके बाद हमने देखा था कि मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जित अंग कौन कौन से। तो इसमें हमने 5 अंगों की बात की थी। पहला त्वचा था, किडनी, इंटेस्टाइन मतलब आंत, लंग्स यानी फेफड़े और लिवर। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि वृक्क क्या होता है। वृक्क के बारे में कुछ बातें लिखी थी। ठीक है। और इसमें ये बताया था कि वृक्क मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है कॉर्टेक्स, भीतरी भाग मेडुला होता है और मेडुला जो है पैलेस के माध्यम से चौड़ी नली होता है, इसको पैलेस बोलते हैं। ठीक है। पैलेस आगे जाके यूरेटर में खुलता है और यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर किससे कनेक्ट होता है? यूरेथ्रा। और अल्टीमेटली यूरेथ्रा के अंदर क्या होता है? यूरिन शरीर से बाहर डिस्चार्ज होता है। ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन जो है किडनी यानी वृक्क की क्या होती है? कार्य फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है। हमने बात की थी कि इसके कुछ भाग होते हैं, तो 2 भागों में बांटा था। एक तो रीनल कार्पस्कल्स में और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो रीनल कार्पस्कल्स में क्या था? बोवेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ठीक है। फिर इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स की बात की थी। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या था? बीसीटी, एलएलयू और डीसीटी। ठीक। तो थोड़ा सा कितना लिखना जरा ग्लोमेरुलस के नेफ्रॉन के बारे में कितना लिखना? बोवेन्स कैप्सूल का है मतलब बोवेन्स कैप्सूल या बोवेन्स संपुट इस तरीके से। बोवेन संपुट एक प्यालीनुमा संरचना होती है। एक प्यालीनुमा संरचना होती है। एक प्यालीनुमा संरचना होती है जो कि ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होती है। जो कि ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होती है। ग्लोमेरुलस रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है। रक्त केशिकाओं, कोशिका मत लिखना, रक्त केशिकाओं। ठीक है। ग्लोमेरुलस रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है जहां निष्यंदन, जहां निष्यंदन फिल्ट्रेशन छानने की क्रिया
जहां निश्यंतन इन्फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है। संपन्न होती है। वाहिका द्वारा इस तरह से अविवाही इसको एफरेंट रीनल आर्टेरियोल बोलते हैं। लिखना चाहूँ तो लिख लो, एफरेंट रीनल आर्टेरियोल। अविवाही वाहिका एफरेंट रीनल आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में पहुंचाया जाता है। ग्लोमेरुलस में पहुंचाया जाता है तथा निश्यंदन की प्रक्रिया के पश्चात अपवाही वाहिका द्वारा अपवाही वाहिका एफरेंट रीनल आर्टेरियोल द्वारा रक्त ग्लोमेरुलस से वापस भेजा जाता है। ग्लोमेरुलस से वापस भेजा जाता है। ग्लोमेरुलस में रक्त एक दाब के द्वारा क्षमता है जिसे परानिश्यंदन कहते हैं। इसमें परा होगा, जिसे परानिश्यंदन कहते हैं। इस निश्यंदन में खनिज लवण ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल पृथक होकर पुनः रक्त वाहिकाओं में पहुंचाया जाता है। पृथक होकर पुनः रक्त वाहिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। रक्त वाहिकाओं में पहुंचाया जाता है।
छोटी सी एडी बना मूत्र निर्माण की क्रिया है। बस 2-3 बातें इसमें लिखनी है। मूत्र निर्माण की क्रिया है, मूत्र निर्माण की क्रिया थी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। कितने स्टेप में होनी हुई? 4 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा। तो अभी थोड़ा गैप नहीं लिखना, पहले मैं लिख दूँ उसके बाद। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। तो फिल्ट्रेशन कहाँ होगा बेटा? ग्लोमेरुलस में होगा। इसके फलस्वरूप होगा क्या? जो हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड वगैरह छन के दोबारा कहाँ पहुँचाए जाते हैं? रक्त वाहिकाओं में पहुँचाए। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? ये होता है फिर ग्लोमेरुलस में। ठीक है, और फिल्ट्रेशन होता है किसका? ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्यंदन। ठीक है बेटा, तो ये होता है फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्यंदन होगा। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी निष्कासन के दौरान कुछ अच्छे तत्व भी निष्कासित हो जाते हैं। निष्कासन के दौरान कुछ अच्छे तत्व भी निष्कासित होते हैं। उसमें क्या होता है? ग्लूकोज भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, लवण भी हो सकते हैं और खनिज भी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई निस्यंदन वगैरह रक्त का। अगला स्टेप क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन, मतलब पुनः अवशोषण। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण क्या होता है? देखो, यहाँ पे रक्त का छन्ना हुआ है। ठीक है, रक्त को छन्ने के माध्यम से जो भी वेस्ट, जो भी वाटर था या जो भी अमोनिया युक्त जो भी यूरिया युक्त पदार्थ छन गए। लेकिन इसके साथ ही क्या होगा? कुछ आवश्यक तत्व भी छन गए, जिसमें अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, खनिज है, लवण है। तो जो आवश्यक आवश्यक जो तत्व जो कि छन गए, उनको पुनः अवशोषित करके कहाँ ले जाया जाएगा? रक्त में ले जाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आवश्यक तत्व, यहाँ आवश्यक तत्वों का पुनः अवशोषण होगा। यहाँ आवश्यक तत्वों ब्रैकेट में लिख दो, जैसे खनिज हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, इनका क्या होगा? पुनः अवशोषण। यहाँ आवश्यक होगा पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण रक्त के माध्यम से होता है, रक्त वाहिकाओं में होता है। रक्त वाहिकाओं में होता है। ठीक है बेटा, तो जो आवश्यक तत्व भी छन गए तो उनका क्या होगा? पुनः अवशोषण हो जाएगा रक्त के माध्यम से, और छन के कहाँ पहुंचेंगे? दोबारा रक्त वाहिकाओं में चले जाएंगे। ठीक, ये बात है। फिर आता है सेक्रीशन, यानी कि श्राव।
इसके माध्यम से क्या होगा कि जो वेस्ट बचेगा उसका दोबारा जो क्या होगा, जो वेस्ट बचेगा पानी के रूप में या जो भी हीमोग्लोबिन के विघटन से जो भी अवशिष्ट बनेगा वो सारा का सारा कहा जाएगा सेक्रीशन के माध्यम से। इसका मतलब सेक्रीशन हो जाएगा। और सेक्रीशन की प्रक्रिया होगी कहाँ, तो ये होती है, ये पीसीटी में होगी, हेल्ले रूप में होगी बेटा, और डीसीटी। ऐसे ही रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी कहाँ होती है, ये भी कहाँ होती है बेटा, ये होगी डीसीटी में, हेल्ले रूप में और डीसीटी में। ठीक, तो श्रावण की प्रक्रिया भी कहाँ होती है, डीसीटी, हेल्ले रूप और डीसीटी में होती है। लास्ट एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन। जो भी सेक्रेट होगा, जो भी जल या जल में जो भी अवशिष्ट होगा, हीमोग्लोबिन के विघटन से जो भी अवशिष्ट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, सेक्रेशन के माध्यम से वो आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद यूरिथ्रा के द्वारा ये क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएगा। इसमें यूरिथ्रा के द्वारा मूत्र का निष्कासन। तो ये चार बातें लिखो, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और एक्सक्रीशन। ये चार स्टेप में पूरा होता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। चार स्टेप के नाम को एक एक लाइन लिखो, तो ज्यादा उसको कुछ करना है। इस प्रकार सेक्रेशन वाले प्रोसेस ये का इसमें आएगा। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये पीसीटी में होता है, हेल्ले न्यूक्लियर का डीसीटी में होता है। सेक्रेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, पीसीटी में होती है, हेल्ले न्यूक्लियर की डीसीटी में होती है। रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन ये दोनों प्रक्रिया कहाँ होती है, डीसीटी और हेल्ले न्यूक्लियर होती है। ठीक, इस प्रकार
प्रकार मूत्र में लगभग 97% जल 2% यूरिया 2% यूरिया और अन्य लवण मौजूद होते हैं यूरोक्रोम वर्णक के कारण यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का हल्का पीला होता है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मूत्र का पीएच 4.8 से लेकर 4.8 से लेकर 8.4 तक हो सकता है। 4.8 से लेकर 8.4 तक हो सकता है। नोट करके लिखो, एक नोट करके। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जल का पुनः अवशोषण मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जल का पुनः अवशोषण हेनले लूप के माध्यम से होता है। हेनले लूप के माध्यम से होता है और यह एक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको हो गया उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अच्छा, एक चीज और लिख लो, नोट करके। कैल्शियम ऑक्सलेट इस तरीके से कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति के कारण कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति के कारण रक्त में
क्रिस्टल्स का जमाव हो जाता है, रक्त में क्रिस्टल्स का जमाव हो जाता है, जिन्हें किडनी स्टोन अथवा रीनल कैल्कुले, इस तरीके से किडनी स्टोन मतलब पथरी हो जाती है ना, तो गुर्दे में स्टोन पत्थर, जिसे किडनी स्टोन अथवा रीनल कैल्कुली कहा जाता है, जिसे किडनी स्टोन अथवा रीनल कैल्कुली कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रीनल कैल्कुली क्या होता है, कुछ नहीं, जो स्टोन हो जाता है ना रक्त में, वही रीनल कैल्कुली का उसका मेडिकल टर्म ये हो गया। अभी तक आप लोगों ने देखा किडनी स्टोन बोलते थे या गुर्दे में पथरी हो जाना होता है, तो जो गुर्दे में पथरी हो जाता है उसको ही बोलते हैं रीनल कैल्कुली, उसको एक साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में रीनल कैल्कुली किसी को। ठीक है, तो ये तो बात है आपके उसका उत्सर्जन तंत्र है। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। फॉर्मूला क्या होगा? ये तो तुम्हें केमिस्ट्री वाले सर से पूछा जाएगी, बायोलॉजी वाले सर से पूछेंगे। फॉर्मूले कोई भी पूछेगा आपसे यहाँ पे, ठीक है, कभी आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मूला कौन सा पूछा जा सकता है, जैसे कि वो कॉमन साल्ट वगैरह या सब केमिस्ट्री में पढ़ते रहो, वो सब अगर कहीं पूछे साल्ट 3 साल्ट या लॉस ऑफ डेज इस टाइप के कभी पूछेंगे तो पूछेंगे, मतलब मेरे ख्याल से वो ही पूछना बंद हो। कभी कभी बहुत मतलब एग्जाम में लोग पूछ लिया, मतलब नहीं पूछता। अगला जो चैप्टर हमारा वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? वैसे तो शरीर में हर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाकी सभी सिस्टम में नियंत्रण रखता है। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाकी शरीर के सभी जो तंत्र है उन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, इसलिए कुछ ज्यादा है। इसमें लिखो थोड़ा सा अंगों का कैसा
अंगों का वैसा समूह, अंगों का वैसा समूह अंगों का वैसा समूह जो शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी भिन्न भिन्न क्रियाओं को नियमित व नियंत्रित करता है, और उनकी भिन्न भिन्न क्रियाओं को नियमित व नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इट इज नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। प्रश्न पैराग्राफ बताते हैं। तंत्रिका तंत्र के तहत ब्रेन यानी मस्तिष्क, ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, cranial nerves, ब्रेकिंग में कपाल तंत्रिकाएं, और स्पाइनल नर्व्स, मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व्स, ब्रेकिंग में मेरु तंत्रिका को शामिल किया जाता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र एक संचार तंत्र की भांति, तंत्रिका तंत्र एक संचार तंत्र, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र एक संचार तंत्र की भांति कार्य करता है, संचार तंत्र की भांति कार्य करता है, और यह शरीर के आंतरिक वातावरण को नियमित करता है, और यह शरीर के आंतरिक वातावरण को नियमित करता है। ठीक है, और यह शरीर के आंतरिक वातावरण को नियमित करता है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। डैश नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि होती है ना, परिधि, उसी को परिधि।
लिख रहा हूँ दोबारा। हमने तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CNS, CNS, और इसी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PNS, और हिंदी में बोलेंगे इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तहत जिसका अध्ययन किया जाएगा उनको दो भागों में रखा जाएगा। एक है मस्तिष्क, यानी ब्रेन, और दूसरा है मेरुरज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को किसके तहत रखा जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत। ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? क्रेनियल नर्व्स, यानी कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिका, और स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। ये बेटा आती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किसको रखा गया है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। परिधीय में किसको रखा गया है? क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिका, स्पिनल नर्व्स यानी मेरुरज्जु तंत्रिका या मेरु तंत्रिका। ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा डायग्राम बनाओ। दूसरा, इसके बाद हेडिंग डालना मस्तिष्क यानी ब्रेन। मस्तिष्क यानी ब्रेन। क्या है? ब्रेन है, हेडिंग डाल दिया। ब्रेन क्या है? ब्रेन ये मस्तिष्क, इसमें ये हड्डियों के बने, ये हड्डियों के बने एक कठोर आवरण में बंद रहता है। ये हड्डियों के बने एक कठोर आवरण में बंद रहता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं, जिसे क्रेनियम कहते हैं, जिसे क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क के चारों सुरक्षात्मक झिल्लियां पाई जाती हैं। मस्तिष्क के चारों सुरक्षात्मक झिल्लियां पाई जाती हैं।
मस्तिष्क आवरण, जिन्हें मस्तिष्क आवरण, जिन्हें मस्तिष्क आवरण मेनिंजेस, जिन्हें मस्तिष्क आवरण ब्रैकेट में मेनिंजेस कहा जाता है। जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। पैराग्राफ देखो, बेटा बताओ आप लोगों ने कैसे एडमिशन लिया, कुछ आइडिया है? ये एडमिशन के लिए आइडिया अब आप अपनी से बात कर रहे हैं तब लगेंगे सर इंटर हाई स्कूल और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आधार कार्ड फोटो आए जाती बात चलो एक मिनट में चलते हैं। आपको क्लास करनी है, क्लास करने आओ, कल एक स्टाफ के आ जाएंगे, वो यहाँ पे उनसे पूछना कि कैसे ठीक क्लास का टाइम 10:30 कितने बजे तक होती है दूसरी क्लास में? 2 बजे तक चल जाती है। 1:30 बजे तक चलती है। तो क्या लिख रहे थे हम लोग? जिन्हें मस्तिष्क आवरण, इंग्लिश का नाम जरूर लिखा करो क्योंकि कभी भी वो सीधे सीधे मस्तिष्क आवरण नहीं देगा, मैनेजिस पूछेगा, क्योंकि मेनिंजाइटिस एक तरह आता है, मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये झिल्लियों से संबंधित सूजन। मेनिंजाइटिस मतलब जो मस्तिष्क झिल्लियों की सूजन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो कभी भी हिंदी की पूछी जाती है, इसीलिए इंग्लिश लिखा था, मेनिंजाइटिस ही पूछा जाता है या मेनिंजिस ही बोला जाता है। का मतलब मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को डायाबैटर, किस तरीके से डायाबैटर कहा जाता है तथा डायाबैटर कहा जाता है तथा भीतरी झिल्ली को अरेक्नॉइड भीतरी झिल्ली को अरेक्नॉइड और सॉरी भीतरी ये मध्य की है। हाँ फिर से बोल रहे हैं, ठीक है फिर से बोल। सबसे बाहरी झिल्ली को डायाबैटर कहा जाता है तथा मध्य की झिल्ली को अरेक्नॉइड, ये मध्य की है तथा मध्य की झिल्ली को अरेक्नॉइड तथा मध्य की झिल्ली को अरेक्नॉइड और सबसे भीतरी झिल्ली को और सबसे भीतरी झिल्ली को डायाबैटर कहा जाता है और सबसे भीतरी झिल्ली को डायाबैटर कहा जाता है। इन झिल्लियों के मध्य एक द्रव भरा रहता है। इन झिल्लियों के मध्य एक द्रव भरा रहता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेरेब्रोस्पाइनल द्रव सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। यह मस्तिष्क को सूखने से बचाता है। यह मस्तिष्क को सूखने से बचाता है। यह मस्तिष्क को सूखने से बचाता है। ठीक है।
दूसरा है मेनिंजेस। क्रेनियम में कठोर हड्डी संरचना होगी जिसको बॉक्स क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क बंद रहता है। उसके भीतर दूसरा जो सुरक्षात्मक आवरण होता है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। ये 3 प्रकार के हैं जो कि मस्तिष्क को सूखने से बचाते हैं। तो अब हम बात करेंगे मस्तिष्क की, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिखना है पैराग्राफ करके। पुरुषों में मस्तिष्क का भार 1400 सीसी, पुरुषों में मस्तिष्क का भार 1400 सीसी, यानी 1400 ग्राम कर सकते हो। सीसी जिसको नहीं लिखा है 1400 ग्राम, 1400 सीसी। ये हो गया मेल में, और फीमेल में होता है 1250 सीसी। सीसी का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी। सीसी का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी। यहाँ पे सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। हम लोग लिख रहे थे पुरुषों में मस्तिष्क का भार 1400 सीसी और महिलाओं में मस्तिष्क का भार 1250 सीसी होता है। तो मस्तिष्क किसमें ज्यादा हो गया? मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, किसमें ज्यादा होगा, लेकिन महिलाएं कम नहीं है। सर इसीलिए सब लोग कहते हैं कि महिला में थोड़ा घूमने में होता है। ऐसे मीन्स बनते रहते हैं। ज्यादा पैसा नहीं होगा। आज पता नहीं ऐसा नहीं है। मस्तिष्क तो दिमाग तो मस्तिष्क नहीं होता। एक्चुअली दिमाग और याददाश्त और एक बुद्धि अलग अलग चीज़ बात करेंगे। बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जिसको हम केवल महसूस करते हैं, जिसको छू नहीं सकते। ब्रेन को छू सकते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन बुद्धि यानी इंटेलिजेंस जिसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे कहा जाता है, उससे केवल महसूस किया सकते हैं। यहाँ है ऐसे बुद्धि महसूस करो कि यहाँ है सबके पास, ब्रेन सुनो और स्पर्श नहीं कर सकते। चलो फिलहाल क्या लिखना होगा? ये हो गया महिलाओं में 1250 सीसी। सीसी का मतलब याद रखना ये क्रेनियल कैपेसिटी होता है, और अगर कभी सीसी ना लिख के ग्राम लिखा हो तब इसको ग्राम लिखो, लेकिन एक्चुअल डेटा को सीसी में लिखा जाता है क्रेनियल कैपेसिटी। पैरा का बदल लिखो। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं मानव मस्तिष्क की, और हमने लिखा है कि इसको 3 भागों में बांटे, ठीक है। तो ब्रेन को कितने भागों में बांटेंगे ये हमें पता है। तो ये है हमारा मस्तिष्क, जिसको ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। इसके 3 भाग हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर मतलब सामने का, फोर मतलब सामने, फोर का मतलब एफ ओ यूगा का फोर नहीं उच्चार हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ओ आर ई, फोर ब्रेन। और इसी को मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? फ्रोजन सेफेलॉन। सेफेलॉन का मतलब मस्तिष्क, फ्रोजन का मतलब सामने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रोजन सेफेलॉन।
साइंटिफिक टर्म या मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्रोसिन सिफेलॉन। ठीक है बेटा, अग्र मस्तिष्क कहो, फोर ब्रेन कहो या प्रोसिन सिफेलॉन कहो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, इसको बोलेंगे मिड ब्रेन, मिड मतलब बीच का। ठीक है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और जो टर्म इस्तेमाल होता है इसके लिए साइंटिफिक वो है मेसेनसेफेलॉन। मेसेनसेफेलॉन। ठीक है, लास्ट में है पक्ष ब्रेन, पक्ष मस्तिष्क है। इसको बोलेंगे हिंड, हिंड मतलब पीछे का, हिंड ब्रेन। और इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है वो है रोमेनसेफेलॉन। ठीक है, ये टर्म इनके याद रखना है, इनके ये वाले नाम तो जरूर याद रखना है, प्रोजेसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन और रोमेनसेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क और इसमें गैस्ट्रिकल अग्र मस्तिष्क को सेरेब्रम, अग्र मस्तिष्क को सेरेब्रम तथा डायनसेफेलॉन में बांटा जाता है। अग्र मस्तिष्क को सेरेब्रम तथा डायनसेफेलॉन में बांटा जाता है। अग्र मस्तिष्क को सेरेब्रम तथा डायनसेफेलॉन में बांटा जाता है। और इसमें नंबर हेडिंग करके लिखना सेरेब्रम की बात। सेरेब्रम सेरेब्रम क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है और साथ ही साथ सबसे बड़ा भाग भी होता है और साथ ही साथ सबसे बड़ा भाग भी होता है। सेरेब्रम एक खांच के द्वारा सेरेब्रम एक खांच के द्वारा
दो भागों में बटा हुआ होता है। सेरेब्रम की खांच के द्वारा दो भागों में बटा हुआ होता है, जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहा जाता है, जिन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहा जाता है। ठीक है, और इस खांच को मीडियन फिशर, और इस खांच को मीडियन फिशर, ध्यान रखो, मीडियन फिशर और इस खांच को मीडियन फिशर कहा जाता है। अब फिशर का मतलब है दरारिया खांच, फिशर का मतलब है दरारिया खांच, तो मीडियन फिशर कहा जाता है। इसलिए बेटा आगे लिखो, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि एक दाईं तरफ होगा दूसरा क्या होगा, बाईं तरफ होगा। दो भाग हो गए ना सेरेब्रम के, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। दाईं तरफ वाला राइट आई जो बाईं आंख है उसको कंट्रोल करता है, और जो बायां है उस सीधी तरफ की आंख है उसको कंट्रोल करता है। इसको एक लूप बोलते हैं। आगे की बात है, ये जो है हेमिस्फीयर है, ये दाएं बाएं को कंट्रोल करता है। दाएं वाला बाएं को करेगा, बायां वाला दाएं को करेगा। ठीक है, ये दोनों हेमिस्फीयर तंतुओं के एक बैंड द्वारा, तंतुओं के एक बैंड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तंतुओं के एक बैंड BAND बैंड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, जिसे कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। पैराग्राफ बदल गया। सेरेब्रम, 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 सेरेब्रम चिंतन, ज्ञान, चिंतन यानी थिंकिंग, ज्ञान, बुद्धि, ऐच्छिक गतिविधियों का केंद्र होता है, ऐच्छिक गतिविधियों का केंद्र होता है। तो ज्ञान एक जो वाणी का भी केंद्र होता है, वाणी का भी केंद्र, ऐच्छिक ज्ञान, वाणी, चिंतन, सचेतन सब इसी के द्वारा केंद्रित होता है, का भी केंद्र होता है। ऐच्छिक गतिविधियों का केंद्र होता है। ठीक है बेटा, और साथ साथ ही वाणी का भी केंद्र होता है, वाणी में भी नियंत्रण होता है। ठीक है, वहीं कहीं कहीं वाणी का भी केंद्र होता है। वाणी मतलब जो स्पीचिंग, जो हमारे स्पीच सेंटर है ना, उसका भी केंद्र होता है, उसको भी नियंत्रित करता है। तो ये वाणी का भी केंद्र होता है। अगला वर्ड है सर, बोलो करके
यह दो भागों में विभाजित होता है जिन्हें क्रमशः थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस कहा जाता है। जिन्हें क्रमशः थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस कहा जाता है। पर इसका पैराग्राफ बदल के लिखो। थैलेमस गर्म और ठंडे, थैलेमस गर्म और ठंडे तथा पीड़ा यानी कष्ट तथा पीड़ा का आभास कराता है, पीड़ा यानी कष्ट, दर्द, ठीक है, तथा पीड़ा का आभास कराता है। देखो क्या थैलेमस क्या करता है, अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है या हमने किसी गर्म चीज़ को पकड़ा तो ये हमारा थैलेमस एक्टिव करेगा कि यही चीज़ गर्म है। ठंड लग रही है तो बताएगा थैलेमस या बाहर ठंडा है, आगे कोई ठंडी चीज़ पकड़ रहा है, ठीक है, या अगर कोई कष्ट या तकलीफ होती है तो उसका भी आवाज़ कौन करा रहा है, थैलेमस का, ठीक है, तो थैलेमस ने कहा। पैराग्राफ हाइपोथैलेमस, अगले पैरा से लिखो। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, थकावट, नींद, इत्यादि का केंद्र होता है। नींद इत्यादि का केंद्र होता है। और साथ ही साथ यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर नियंत्रण रखता है। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर नियंत्रण रखता है। यह भावनाओं का भी केंद्र होता है। भावनाओं का इमोशंस, यह भावनाओं का भी केंद्र होता है। यह भावनाओं का भी केंद्र होता है। यह भावनाओं का भी केंद्र होता है। ठीक है, तो हमने ये अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। अग्र मस्तिष्क के बारे में कहा। देखो सबसे पहले इसको दो भागों में बांटेंगे, सेरिब्रम और डायसेरिब्रम। सबसे विकसित भाग हमारा कौन सा है, सेरिब्रम, ठीक है, जो कि दाएं और बाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटा होता है। और किसके द्वारा बटा होता है, मीडियन फिशर के द्वारा, ठीक है। और आपस में दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक तंतु के बैंड द्वारा जुड़े हुए, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोसम, ठीक। फिर हमने बात की कि इसके कार्य क्या होंगे, यह किस चीज का केंद्र होगा, तो एच गतिविधि का केंद्र होता है, ज्ञान का केंद्र होता है, सचेतन मन का केंद्र होता है, वाणी का केंद्र होता है, चिंतन का केंद्र होता है। तो ये सेरिब्रम हो गया, ठीक। फिर हमने बात की डायसेरिब्रम। डायसेरिब्रम को दोबारा दो भागों में बांट देंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस किसका केंद्र हो जाएगा, गर्म ठंडे का एहसास कराएगा और साथ साथ ये पीड़ा का भी केंद्र है, यानी किसी को पीड़ा या दुख तकलीफ होता है तो उसका आवाज कराता है। हाइपोथैलेमस किसका केंद्र हो गया, भूख, प्यास, थकावट, नींद का केंद्र होता है और साथ ही साथ भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय पर नियंत्रण रखता है। तो ये हमने अभी तक हमने देखा ये अग्र मस्तिष्क के बारे में, ठीक। अगला है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यानी रीजन स्क्वायर, मध्य मस्तिष्क, इसलिए मैंने बताया मध्य मस्तिष्क।
ठोस, ऑप्टिक पिंड, इसमें 4 ठोस, ऑप्टिक पिंड, ऑप्टिक पिंड, पिंड को लोब भी बोल सकते हो, 4 ठोस ऑप्टिक लोब, लोब्स, 4 ठोस ऑप्टिक लोब या पिंड पाए जाते हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिस एमिना कहते हैं, नाम पड़ जाता है ना, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिस एमिना, क्वाड्री जेमिना, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिस जेमिना कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिस जेमिना कहते हैं। फर्स्ट ऑफ यह दृष्टि का केंद्र होता है, मतलब दृष्टि का केंद्र मध्य में, ठीक है, इसमें यह दृष्टि का केंद्र होता है, यह दृष्टि का केंद्र होता है, ठीक। अगला लिखो बेटा पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है। पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सेरिबेलम, ये बेटा सेरिब्रम था, अब इसको क्या बोलेंगे, सेरिबेलम, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा, 2 भागों में बांटा जाता है, डैश अमेरिकन बिल्कुल सेरिबेलम, दूसरा लिखो मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम, और दूसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। पैराग्राफ सेरिबेलम, सेरिबेलम मांसपेशियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, सेरिबेलम मांसपेशियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, और साथ ही साथ ये मांसपेशियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, और साथ ही साथ ये गमन, गमन मतलब चलना फिरना, और साथ ही साथ ये गमन को नियमित करता है, और साथ ही साथ ये गमन को नियमित करता है। फिर पैराग्राफ देखो, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा ऐच्छिक गतिविधियों का केंद्र होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा अनैच्छिक गतिविधियों का केंद्र होता है,
एक विस्तार को पॉन्स वेरोली कहा जाता है। इसके एक विस्तार को पॉन्स वेरोली यहाँ लिखा है, पॉन्स वेरोली। इसके एक विस्तार को पॉन्स वेरोली कहा जाता है, जो कि श्वसन तथा स्वप्न, जो कि श्वसन तथा स्वप्न ड्रीमिंग, स्वप्न वर्ड के अंदर रखता है, जो कि श्वसन और स्वप्न पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला भाग मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला भाग स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला भाग स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ये इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारे मस्तिष्क के भाग क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हमने मस्तिष्क के तीन भाग देखे और हम कल करेंगे इसको स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग है ना, एक मस्तिष्क है, दूसरा क्या है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड वाला जो भाग है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक, जरा टाइम देखो कितना मिनट है, 15 मिनट। फिलहाल आए बाकी आप लोग अगर कोई डाउट